नमस्कार दोस्तों। यूपी करंट अफेयर की एक श्रृंखला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चला रहे हैं उसको। तो पहला उसका एपिसोड हमने किया था, ये दूसरा एपिसोड है। दूसरे एपिसोड के अंतर्गत भी हम 20 प्रश्न देखेंगे। 10-12 मिनट में ये 20 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। इसकी व्याख्या भी हम कर लेंगे। आप अगर इस चैनल पे नए जुड़े हैं, आप आगे भी इसमें पढ़ना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। और अगर ये आपको अच्छा लगता है तो जरूर बताएं। यूपी का जो करंट अफेयर का सिनेरियो रहता है, उसमें कोई 500 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 2-3 क्वेश्चन कहीं पूछे जाते हैं आपसे, कभी कभी नहीं भी पूछे जाते हैं। लेकिन यहां पर हमारा जो दृष्टिकोण है, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर लें जो पूछे वहां मिल ही जाए। थोड़ा सा अगर साल 2 साल पीछे का भी हम लेके चलेंगे तो यूपी का जीके जो बन चुका है, उसको भी हम इसमें शामिल किए ले रहे हैं। तो 20 प्रश्न एपिसोड फर्स्ट में हमने डिस्कस किए थे, और 20 प्रश्न एपिसोड ये सेकंड में कर रहे हैं। ऐसे आगे भी एपिसोड आएंगे, तो इसको आगे हम भविष्य में इसका पीडीएफ भी दे देंगे। उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली कृषि निर्यात नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो ये जो मंजूरी दी गई, अब वैसे तो ये 2019 में दी गई, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लेकिन यूपी के लिहाज से करंट जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुत पुराना प्रश्न नहीं है। 2019 में कृषि निर्यात नीति को मंजूरी यूपी गवर्नमेंट ने दी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित यूपी कोका विधेयक का संबंध किससे है? यूपी कोका विधेयक 27 मार्च 2018 को इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये चर्चा में लगातार बना रहा है। अब इसको आप चाहे करंट का क्वेश्चन मान लीजिए, चाहे इसको अब स्टैटिक जीके में शामिल कर लीजिए। वसूली, किडनैपिंग, हत्या, हत्या की कोशिश, जो भी अपराध हैं उनको रोकने के लिए। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति कब शुरू की? बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल अभी साल भर के अंदर का प्रश्न है। लास्ट ईयर अगस्त में 19 अगस्त 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति शुरू की, और इसमें लक्ष्य रखा कि 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हम लेके आएंगे। 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने की बात इसमें की गई। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की कोशिश, ये सपना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए गन्ने की बिक्री तथा दूसरी सूचनाओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? गन्ना किसान, उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है, और भारत में सबसे ज्यादा जो गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में ही होता है। गन्ने में चीनी की मात्रा यहाँ साउथ के गन्ने की अपेक्षा कम रहती है, लेकिन खेती तो अच्छी खासी होती है। एक ऐप लॉन्च हुआ है, ई गन्ना। ई गन्ना ऐप के माध्यम से इसके बिक्री और इससे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो मिल जाया करेंगी किसानों को। 50 लाख किसान हैं गन्ने के उत्तर प्रदेश में लगभग। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिला सुरक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन सी हेल्पलाइन प्रारंभ की गई? अब ये हेल्पलाइन जो है, ये काफी पहले प्रारंभ की गई, 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले की बात है, लेकिन ये चर्चा में बनी रहती है। और ये हेल्पलाइन का नाम था दामिनी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक शिकायत दर्ज कराने का इसमें है कि अगर कोई छेड़खानी करता है या कोई असुविधा होती है, किसी तरीके से कोई बदसलूकी करता है, तो इसकी शिकायत की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या रखा, या बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया? तो ये नाम, जैसे घाघरा जो नदी है, ये घाघरा नदी, करनाली नदी, ये गंगा की मुख्य सहायक नदी में से मानी जाती है। घाघरा नदी या करनाली नदी भी इसको कहा जाता है। तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर हिमालय से ये निकलती है, नेपाल से होकर भारत में प्रवेश करती है, यूपी बिहार में ये बहती है। यूपी में इसको, जैसे अयोध्या पहुंचती है सरयू कहा जाता था, है ना, तो इसको सरयू नाम ही दे दिया गया है पूरी नदी का। जल जो है इसमें बहुत ज्यादा होता है, बाढ़ भी इसके कारण से आती है। इधर कई जिले इससे प्रभावित होते हैं, बहराइच, बाराबंकी, ये सब जिले इससे प्रभावित होते हैं, तो इसका नाम सरयू नदी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने के 3000 टन भंडार होने का अनुमान लगाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो किए गए, तो उसमें जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र में 3000 टन सोना मिला, है ना। और वहां पे जितना अभी तक भंडार था उसका लगभग 5 गुना ये हो गया। वहां पे सोनभद्र में कौन थाना पड़ता है? ग्राम पंचायत वहां पड़रच पड़ती है, पड़रच। तो पड़रच ग्राम पंचायत के पास ये भंडार मिले हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 से 16 फरवरी 2021 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष इस
महोत्सव का मुख्य विषय क्या है, किया जा रहा है मतलब किया गया, यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे टेस्ट सीरीज में आपको दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारी जो टेस्ट सीरीज चलती है आरओ और पीसीएस की, तो डेली का डेली हम क्वेश्चन तैयार करवाते हैं, 10-15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं यूपी के या इंटरनेशनल नेशनल जो भी करंट अफेयर के हैं, उन टेस्ट सीरीज के ये प्रश्न है। तो उस समय प्रश्न बनाया गया तो इसमें ऐसा लिखा है, तो ये किया गया। और इसमें इसका विषय क्या था, इसका एक्चुअली जो आयोजन किया गया था वो इस बार कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और इसका युवा उत्साह नए भारत का, ये इस बार थीम रखी गई है ना, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काशी महाकाल एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलाई गई? काशी महाकाल बहुत चर्चित ये ट्रेन थी और ये शुरू हुई वाराणसी से उज्जैन के बीच में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, पूछी जा सकती है। ये 20 फरवरी से इसको लास्ट ईयर शुरू किया गया था। वन महोत्सव के तहत एक दिन में यूपी में कितने पेड़ लगाए गए, ये रिकॉर्ड बनाया गया था। तो वन महोत्सव के अंतर्गत इस बार 25 करोड़ पेड़ एक दिन में लगाए गए, एक दिन में 25 करोड़ पेड़ लगाए गए। अर्बन मोबिलिटी मिशन के तहत 14 शहरों में कितनी बसें चलाए जाने की योजना है? अर्बन मोबिलिटी जो मिशन है इसमें इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने की बात की जा रही है। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पे जो बस लिखा है इसको अगर हम इलेक्ट्रिक बस कर लें तो ये क्वेश्चन ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने का निर्णय, तो ये 700 इलेक्ट्रिक बसों को चलाए जाने का निर्णय लिया गया। लखनऊ, कानपुर और झांसी, यहाँ 15 सितंबर से माना जा रहा है, इसी साल 15 सितंबर से इसको चलाया जाएगा। बाकी पायलट प्रोजेक्ट के तहत इनको चेक किया जाएगा, बाद में फिर देखा जाएगा कि और किसकी क्या संभावना है। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलाए जाने की योजना है? पॉड टैक्सी, तो भारत की जो पहली पॉड टैक्सी है ये नोएडा में जो फिल्म सिटी है, तो नोएडा फिल्म सिटी से जेवर जो एयरपोर्ट है उसके भी चलाने की बात की गई। ठीक है, पॉड सिटी टैक्सी जो होती हैं ये छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, छोटी छोटी ये गाड़ियां होती हैं, 4 से 6 मीटर इनकी लंबाई होती है, ऑटोमेटिक चलती है, बिना ड्राइवर की चलती है। तो ये नोएडा, इसमें बी ऑप्शन, यूपी की घटना ये हो गई, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भूस्खलन और बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 5 राज्यों को 1751.05 करोड़ रुपए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है, इसमें एक उड़ीसा आप कर लीजिए और एक यहां पर जोड़ लीजिए तेलंगाना को। यूपी शामिल है इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश इसमें शामिल नहीं है, यही डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी 2020 को कितने अंकों का एक यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की? यूनिकोड, ये जो यूनिकोड होगा इस यूनिकोड में 16 अंक होंगे और ये यूनिकोड राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। जो पहले के 6 अंक इसमें होंगे, ये भी आप ध्यान रखिए, शुरुआती जो 6 अंक हैं, शुरुआती 6 अंक भूमि की जनसंख्या पर आधारित होंगे। जनसंख्या, भूमि पर कितने लोग रह रहे हैं उन जनसंख्या पर आधारित होंगे। आगे के जो 4 अंक हैं ये विशिष्ट पहचान भूमि की निर्धारित करेंगे, ये विशिष्ट पहचान के लिए होंगे। बाद में 11 से 14 तक के जो अंक हैं उसमें 2 अंक श्रेणी विवरण और 2 अंक भूमि की श्रेणी कैसी होगी, आवासीय है कि कृषि है, वाणिज्यिक है, तो 2-2 अंक ये ऐसे निर्धारित किए गए हैं। 16 अंक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। किस हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने पर पाबंदी लगाई? अब उत्तर प्रदेश में पाबंदी लगाई जा रही है तो ये प्रयागराज हाईकोर्ट ने लगाया, यहाँ का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसने ही लगाया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये भी न्यूज पुरानी है, 2019 की ही घटना है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है ये उत्तर प्रदेश यहाँ से हटा दिया जाता है, अब किसने लगाया, तो आप कंफ्यूज होंगे, हो सकता है कहीं अलग लगाया हो, तो यहाँ पर भी ऐसा हो चुका है, इसलिए प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना बनाई है? यूपी में अभी देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के 5 स्टेडियम हैं, इनमें से 3 लखनऊ में है, एक इकाना जो स्टेडियम है जिसको अब अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता है। दूसरा यूनिवर्सिटी ग्राउंड लखनऊ है और केडी सिंह बाबू स्टेडियम, ये 3 लखनऊ में है, एक ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में और एक है ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड। तो ये 5 है। अभी योगी सरकार ने गोरखपुर में निर्णय लिया है कि यहां पर भी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाए, तो बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नए सत्र से सांख्यिकी और डेटा साइंस की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया?
जेई का जो पेपर होता है उसमें अगर किसी को कम मार्क्स आते हैं, बाद की रैंक आती है, तो उसको कहीं एडमिशन वैसे नहीं मिलता था आईआईटी के किसी कोर्स में। लेकिन यहाँ पर आईआईटी कानपुर में, मतलब और बहुत सारे इंस्टीट्यूट एडमिशन देते हैं, वो सब अलग है। लेकिन अगर यहाँ आईआईटी में ही आप करना चाहते हैं सांख्यिकी और डेटा साइंस में पढ़ाई, तो आईआईटी कानपुर ने एक शुरू किया है, जेई वाला जो एडवांस एग्जाम है वो जो पास करेंगे, तो जेई एडवांस के बाद में मेरिट के आधार पर इसमें दाखिला दे दिया जाएगा। और इस तरीके से आईआईटी में पहली बार ऐसा कहीं शुरू किया गया, ऐसा पहले कहीं ऐसा प्रोग्राम नहीं चल रहा था। तो आईआईटी कानपुर, ध्यान रखना, यूपी से रिलेटेड है। बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया? ये बहुत ज्यादा चर्चा में थी घटना, और एक बड़ी कंपनी को वहां पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये एक जंगल का एरिया जिसको कहते हैं बक्सवाहा, बक्सवाहा जंगल का एरिया, यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। एमपी गवर्नमेंट ने एक कंपनी को दे दिया नीलामी पर 50 साल के लिए, खनन पट्टा कर दिया। तो जब वहां पे खनन पट्टा हो गया तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड का एरिया पूरा आता है, वहां के पर्यावरण प्रेमियों ने एक मोर्चा खोला, सेवक साहब फॉरेस्ट चैंपियन अभियान वहां पे शुरू किया गया। तो ये जो है ये बक्सवाहा जंगल था, उसी को बचाने के लिए। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और ये टेस्ट भी आप देना चाहते हैं फ्री में, तो आप आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और उसको डाउनलोड करके आप ये सब टेस्ट फ्री दे सकते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं, पीडीएफ उसका पा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बढ़िया नए पुराने सब क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम आपके लिए सरल होगा। 6307281212 हमारा नंबर है, इस पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाल विवाह रोकने के लिए यूपी का एक जिला है श्रावस्ती, कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो बाल विवाह के मामले में अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पर श्रावस्ती ने रिकॉर्ड बनाया है। नाइजीरिया जो अफ्रीका का देश है, अफ्रीका में जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया के बाद सबसे अधिक बाल विवाह श्रावस्ती में ही देखने को मिलते हैं। पढ़ाई का स्तर भी यहाँ का बहुत कम है। तो इसको रोकने के लिए अभी लखनऊ की इंजीनियर्स ने एक ऐप बनाया है, ऐप का नाम आपको नहीं भूलना है, वह है परिपक्व। कई सोसाइटी या सोशल इशू में आप लिख रहे हो और वहां पर अगर आपको कुछ लिखना है बाल विवाह के बारे में, तो परिपक्व ऐप का वहां पर जिक्र आप कर सकते हैं। ये जो ऐप है, इसमें घर बैठे आप ऐप को खोलिए, शिकायत कर दीजिए कि ऐसी घटना हो रही है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। हाल ही में किस योजना के तहत यूपी में दिव्यांगजनों के लिए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं? कौन सी योजना है? अब प्रथम दृष्टिया तो इसको आप दिव्यांगजन पेंशन योजना कह देंगे, अपूर्व पेंशन योजना कह देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन की जो पहल है उसमें आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ही दिव्यांगजनों के लिए एक जो कार्यक्रम शुरू किया गया, तो राशन कार्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही बनाए जा रहे हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमसे जुड़े रहें ऐसे और वीडियोस के लिए। करंट अफेयर की भी श्रृंखला हमारी चल रही है, उसको भी आप देखते रहें और आगे और करंट अफेयर आएगा। यूपी पीसीएस का मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं, उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं और उसको आप आईएएस प्रेप एकेडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पर, मतलब फ्री जो ये कोर्स रखा गया है उसमें टेस्ट आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।